नमस्कार, आज है 2 सितंबर, दिन शुक्रवार। स्वागत कीजिए आप हम सबका और हम आपका स्वागत करते हैं इंडिया 360 में, जो है पूरे बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। दिन पर बहुत कुछ हुआ देश और दुनिया में, लेकिन उनमें से चुनिंदा खबरों का आज करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले उन खबरों पर एक नजर डालें जो बनी है आज की सुर्खियां। डिजिटल लेंडिंग पर आरबीआई ने जारी की फाइनल गाइडलाइंस। डिजिटल लेंडिंग के नए नियम मौजूदा ग्राहकों पर भी होंगे लागू। इन्फ्लेशन जो है भारत में पीक पहुंच गए हैं, वो हमारा करंट असेसमेंट है। आगे जाके ये कम होना चाहिए। आरबीआई को अगले साल जून तक महंगाई दर 5% पर आने का भरोसा। जी बिजनेस से खास बातचीत में गवर्नर शक्ति कांता दास ने कहा, ग्लोबल सुस्ती का हो सकता है भारत पर असर। भारी उतार चढ़ाव के बीच सपाट बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 37 अंक चढ़ा तो निफ्टी में 3 अंकों की मामूली गिरावट। बैंक कैपिटल गुड्स ने दिया सबसे ज्यादा सहारा। नौसेना को मिली स्वदेशी ताकत। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल। पीएम मोदी बोले, विराट, विशिष्ट और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है विक्रांत। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। विक्रांत की मौजूदगी से हिंद महासागर में क्यों डरा चीन। और डॉक्टर्स को गिफ्ट देकर महंगी दवाई लिखवाने पर एक्शन में सरकार। हेल्थ मिनिस्ट्री जल्द जारी कर सकती है डॉक्टर्स के लिए गिफ्ट की परिभाषा। 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या गिफ्ट लेकर महंगी दवाई लिखने पर लगेगी रोक। तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक हुआ क्या क्या, पूरे दिन भर का हाल सुनाते हैं आपको न्यूज अपडेट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले बयान पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में कोई है, वो क्या बोलता है वो इस पर ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी सभी का ख्याल रखते थे। नीतीश ने यह भी कहा कि बिहार के लोगों ने उन्हें काम करने का मौका दिया है और यहां काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई और सीटी रविकुमार की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में 1990 से 2003 तक कश्मीरी पंडितों और सिखों के नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई थी। याचिका में कश्मीर में हुए हिंदुओं के उत्पीड़न और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी की गई थी। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि नरसंहार के 27 साल बाद सबूत जुटाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ को जमानत दे दी है। तीस्ता को एनजीओ से जुड़े मामले में अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने 25 जून को गिरफ्तार किया था। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रही, उन्हें अब जेल में रखा नहीं जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तीस्ता का मामला जब तक हाईकोर्ट के पास है तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। 30 अगस्त को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर तीस्ता की जमानत का विरोध किया था। सरकार ने कहा था कि तीस्ता के खिलाफ एफआईआर न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है बल्कि सबूत भी हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी के अंदर मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम ने भी बुधवार को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे। नतीजों की घोषणा 19 अक्टूबर को की जाएगी। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता सीएम एकनाथ शिंदे के ओएसडी आशीष कुलकर्णी के वर्ली स्थित आवास पर गणेश दर्शन के लिए गए हुए थे। हालांकि कांग्रेस नेता चव्हाण ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सिक्योरिटी गार्ड्स का सीरियल किलर गिरफ्तार हो गया है। ये सागर में
और भोपाल में 6 दिन में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स का मर्डर कर चुका है। पूछताछ में आरोपी ने पुणे में भी एक गार्ड पर जानलेवा हमले की बात कही। वो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स को टारगेट करता था जो ड्यूटी पर सोते थे। आरोपी का नाम शिव गोंड है। वो 8वीं तक पढ़ा है, गोवा में नौकरी कर चुका है। उसने बताया कि वो KGF 2 फिल्म में रॉकी भाई की तरह गैंगस्टर बनना चाहता था और इसके लिए रुपए जमा कर रहा था। आगे उसकी योजना पुलिस वालों को निशाना बनाने की थी। ऐसा करके वो फेमस होना चाहता था। आरोपी से बंद चैम्बर में पूछताछ की जा रही है। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज कोर्ट ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस बीच आज पुलिस ने कोर्ट में त्यागी के खिलाफ 3 नए और 6 पुराने केस की जानकारी दी है। बीते दिनों हुई सुनवाई के बाद त्यागी को गाली गलौज के मामले में जमानत मिल गई थी। हालांकि उसके खिलाफ दर्ज किए गए 4 मामलों में से 3 में ही जमानत मिली। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी केस के बाद पुलिस ने त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। दिल्ली NCR में आज हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी बारिश हुई। शुरुआत में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और कुछ देर बाद हवा थम गई, लेकिन बारिश जारी रही। इससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। उधर मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश होने का अनुमान जाहिर किया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश कम होगी। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरीज। भारतीय नौसेना को आज नई ताकत मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज INS विक्रांत को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। कोच्चि शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे चली कमिश्निंग सेरेमनी में एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को PM मोदी ने सौंप दिया। INS विक्रांत को कमीशन करने के साथ ही एक और बड़ा बदलाव आज हुआ है। PM मोदी ने नेवी को नया नौसेना ध्वज सौंपा है। इसमें अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है और इसमें अब तिरंगा अशोक चिन्ह है, जिसे PM मोदी ने छत्रपति महाराज शिवाजी को समर्पित किया है। INS विक्रांत देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे टाटा, L&T, BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड समेत कई भारतीय कंपनियों ने मिलकर कोचीन शिपयार्ड में तैयार किया। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। करीब 45,000 टन वजन वाले विक्रांत का फ्लाइट डेक लगभग 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है और 18 फ्लोर वाली बिल्डिंग के बराबर ये लंबा भी है। इसमें 2400 से ज्यादा कंपार्टमेंट हैं। इसे 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर है। कैरियर में 16,000 क्रू मेंबर फिट हो सकते हैं। INS विक्रांत में 30 एयरक्राफ्ट्स ऑन बोर्ड हो सकते हैं। INS विक्रांत फिलहाल मिग फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को उठाएगा। नेवी इस पर जल्द ही ट्रायल भी शुरू करेगी। INS विक्रांत के कमीशन होने के साथ ही भारत उन चंद देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास अपने कैरियर हैं। INS विक्रांत हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। INS विक्रांत को कमीशन करने के साथ ही भारत ने चीन को साफ संदेश दे दिया है कि हिंद महासागर में उसकी विस्तारवादी नीतियां नहीं चलेंगी। चीन काफी वक्त से हिंद महासागर में अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है, लेकिन भारत ने INS विक्रांत को कमीशन करके साफ संदेश दे दिया है कि हिंद महासागर की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चीन के पास 2 और इस साल जून में उसने आधुनिक फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। फुजियान 80,000 टन से ज्यादा वजनी है। हालांकि ये अभी चीन के बेड़े में शामिल नहीं हुआ है। एशिया में चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसके पास न सिर्फ खुद के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण की स्वदेशी तकनीक भी मौजूद है। लेकिन यह तय है कि चीन अपने तीसरे एयरक्राफ्ट को समंदर में उतारकर अपनी विस्तारवादी सोच को बढ़ाना चाहेगा। लेकिन INS विक्रांत के आने से चीन के माथे पर बल जरूर पड़ गया होगा। INS विक्रांत को कमीशन करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि INS विक्रांत भारत सरकार के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों का उदाहरण है। आज भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अपनी तकनीक से ऐसे बड़े जहाज बना सकते हैं।
और चर्चा करते हैं इस पर विस्तार से। चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट के पूर्व डायरेक्टर और नेवी डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले बताएं सर कि विक्रांत के आने से क्या कुछ बदल जाएगा, हम अपनी समुद्री सीमाओं के इर्द गिर्द कितने सुदृढ़ हो पाए हैं? सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा सीएसएल के उन कर्मचारी ऑफिसर्स को, डीएनडी और डिजाइन ब्यूरो ऑफ नेवी के, और जो उन्होंने कैरियर के बनाने में टाटा, एलएनटी और 100 से ज़्यादा एमएसएमई, डीआरडीओ, स्टील अथॉरिटी, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे देश को एक गौरवान्वित महसूस करने के साथ साथ मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत या विराट या विक्रमादित्य, इन सब के साथ अपनी पहचान रखी है किसी न किसी रूप में। तो आज जब हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जाकर कोचीन इस शिप को, देश को समर्पित करते हैं, कमीशनिंग करते हैं, तो ये जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके साथ हमारी ताकत कहते हैं मल्टीपल रोल में ये काम करेगा। तो ताकत जो है ये मल्टीपल रोल में बढ़ गई है और इंडियन ओशनिक रीजन में हमारा प्रभाव काफी कुछ दमखम के साथ बढ़ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो बोला, इंडिजिनियसली डिजाइंड है, डेवलप्ड एंड बिल्ट है, और ये एक फ्लोटिंग फायर पावर है अब। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से आपने अपनी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया, जो विस्तारवादी नीतियां चाइना की हैं, जो मंसूबे चाइना पाले हुए हैं, और अब हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहे हैं समंदर में, हम अपने इकोनॉमी के जो मोर्चे हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और वही देश इकोनॉमी के मोर्चे पर ओशन को एक्सप्लोर कर पाएगा जिसके पास डिफेंस है, जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, कि वो अपनी सीमाओं के साथ साथ आसपास जो एरियाज हैं उनकी निगहबानी आसानी से कर पाए। तो न सिर्फ सुरक्षा के मोर्चे पर बल्कि ब्लू इकोनॉमी के लिहाज से भी क्या कोई भूमिका निभाएगा आईएनएस विक्रांत सर? एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही संबल फोर्स होता है किसी भी देश के लिए। हमें पता है बहुत कम राष्ट्र हैं पूरे विश्व में ऐसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं, और इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि ये आपकी जो कोस्टल रीजन्स है, 7000 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी कोस्टल रीजन है, हमारा कोस्ट लाइन है भारत का, 23 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर्स का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुरक्षा का दृष्टिकोण है, लक्षद्वीप आइलैंड्स का दृष्टिकोण है। और जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसकी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो जमीन पानी के नीचे हो या आइलैंड्स हो या ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, फिशिंग हो, किसी तरह का रिसर्च की ज़रूरत हो, या हमारी एक्सटेंशन है, ये हमारी टेरिटरी का एक्सटेंशन है। तो इस टेरिटरी के एक्सटेंशन में कोई पॉलिसिंग रोल, जो पुलिस का काम करना, उनकी सुरक्षा रखना और सुरक्षित हो, संप्रभुता कायम रहे इस क्षेत्र में, ताकि हमारी जीडीपी और इकोनॉमी प्रभावित हो, रिसोर्सेज को हम यूज कर पाए, सुनिश्चित कर पाए बिना किसी डर के, भय के, और कोई भी दूसरा देश बाहर से आके हमारे इस एरिया में अपनी दखलंदाजी या प्रभाव न डाल पाए जो हमें डेटर करे या हमें पीछे हटने के लिए मजबूर करे। तो इस स्थिति में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशनिक रीजन में दूर दूर तक बहुत अच्छा काम करने वाला है सर। और आईएनएस विक्रांत एक शानदार कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये एक संपूर्ण गाथा है। फ्रॉम बायर्स ऑफ वॉरशिप से हम बिल्डर्स ऑफ वॉरशिप में तब्दील हुए हैं, एक संपूर्ण गाथा है अपने आप पे। लेकिन सर, जानकार अभी भी ये मानते हैं कि अभी भी प्रयास हमें और करने होंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक और इमीडिएट इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर की, और फिर आगे आने वाले वक्त में हमें 7-8 की आवश्यकता होगी। जिस तरह से चाइना का जो विस्तारवादी रवैया है वो अपना रहा है, और ख़ास तौर से जो यूएस की जो इंगेजमेंट्स बढ़ी हैं इस रीजन में, उसके नज़रिए से भी हमको थोड़ा सा तैयारियों को देखना होगा। तो
उन तैयारियों को मुकम्मल होते हुए आप कब देख पा रहे हैं? 2 से 3 और फिर उसके बाद 7-8 की जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य जानकारों की तरफ से रखे गए हैं, उनमें क्या अड़चन है? देखिए, ये जो हम कह रहे हैं बात 1961, एक लंबी कहानी है हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर की, एक लंबा अनुभव है भारत के पास। 1961 में बेलफास्ट में जब विजयलक्ष्मी पंडित जी ने सबसे पहले कमीशन किया था और भारत का झंडा लहराया था, जो हमारे ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर से हमने जब खरीदा था विक्रांत को और इसको हमने अपना नाम दिया था विक्रांत, वहां से लेकर नेवल एविएशन की कहानी, इंटीग्रल एयर एलिमेंट जो सी में एयरक्राफ्ट होते हैं शिप्स के साथ, उसको हम इंटीग्रल एयर एलिमेंट कहते हैं, वहां से बड़ी लंबी कहानी शुरू हुई। और विक्रांत के बाद हमने सोच शुरू कर दी थी, हमने अपने नेवल डिजाइन ब्यूरो बनाए, आर्किटेक्चर्स रेडी किए, हमने आईआईटी में उनको ट्रेनिंग दी, इंजीनियर्स बनाए जो हमारी डिजाइन शुरू करें। हमने कोशिश की कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर दें। हमने बाद में विराट खरीदा जो 1987 में आया और वो 2017 में वो उसके पहले 97 में विक्रांत डीकमीशन हुआ और 2017 में विराट भी डीकमीशन हुआ। लेकिन इस बीच 2004 में हमने पहल की, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 2002-3 में इसकी क्लियरेंस दी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, जब हमें लगा कि हम बना सकते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए, दर्शकों को पता होना चाहिए कि कितनी दिक्कतों के साथ, कितनी लंबी सोच और लंबे समय से इसको देखा जा रहा था। लेकिन 2005 में जब स्टील वारशिप ग्रेड का जो स्टील है वो रशिया ने देने से मना किया, तो इंडिया के लिए चैलेंज आया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीआरडीओ ने मिलकर वारशिप का एक स्टील का जो ग्रेड है वो तैयार कर लिया और 2009 में विक्रांत की स्टील कटिंग हुई, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को ये जिम्मेवारी दी गई। और उसके बाद से आप कहानी जान रहे हैं कि हमने इसको डिजाइन करके बिल्ड कर लिया और अब हम इसको ऑपरेट करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारे नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की बात आ जाती है। तो अगर नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की बात आती है तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत ही जरूरी है भारत के जीडीपी ग्रोथ, ब्लू इकोनॉमी और हमारी जो एक्सक्लूसिव जोन है या हमारा प्रभाव इस क्षेत्र में जरूरी है ताकि दूसरे लोग ना आ सके। तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूरी है और ये मुझे ख्याल से 6-7 सालों में हमें इस पर पूरी तरह से अमल कर लेना चाहिए। फंडिंग जो है उसकी एक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर एक कॉस्टली अफेयर है और काफी कॉस्टली है। 20,000 करोड़ में यह विक्रांत बनाया गया है। हमने विक्रमादित्य खरीदा $2.3 बिलियन में रशिया से खरीदा और उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगला कैरियर जो है जिसको हम INS विशाल के नाम से जानने वाले हैं, जैसा कहा जा रहा है, वो भी इससे करीब 10,000 टन 15,000 टन ज्यादा बड़ा और विकसित और दूसरे पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ के हिसाब से अलग टेक्नोलॉजी का होगा। जैसे ये कैटोवार है, कैटोवार की उसमें टेक्निक आने वाली है जिसमें ये स्की जंप जो आप देख रहे हैं, जो ऊंची नाक वाला जो कैरियर बना है वो उसमें फ्लैट टॉप रहेगा और ज्यादा वजन के एयरक्राफ्ट, ज्यादा वजन के इंड्योरेंस के एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा सकेंगे। जहां तक 6-7 कैरियर की बात है, ये थोड़ा मामला अभी फिलहाल हमें लगता है कि इस पर हमें सोचना चाहिए, पर यह सब डिपेंड करता है हमारी देश की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है और जो बदलाव आएंगे धीरे धीरे। जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा बल और बदलाव जरूरी है, तो बदलाव तो आएंगे और हमारी देश को समर्पण देना होगा, फंडिंग देनी होगी हमारे लोगों को, हमारी जो ग्रोथ है उसमें इसका भी शेयर आना पड़ेगा और जो हमारे पॉलिटिकल विल है वो इस बात को समझ रही है और मेरे ख्याल से ये दायित्व पूरी तरह से निभाया जाएगा। हमें 4-5 कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है जो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम उस प्रयास करेंगे। मैं क्योंकि सर आप इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं, पूरी प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत जल्दी बनना है, वो हमारी महत्वाकांक्षा है। उसके अलावा भी हमारे बहुत दूसरे सपने हैं और अब तो 25 साल में एक विकसित देश बनकर हमें उभरना है और मैरीटाइम ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो ग्लोबल ट्रेड का फाउंडेशन कहा जाता है। अगर आप शिपिंग नहीं कर पा रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी कैसे बनेंगे? और जो हमारी सोच भी है उस तरफ हम काम भी कर रहे हैं। सरकारी अड़चनें क्या है सर? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आपने भी बिल्कुल सही कहा, 20,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन सुरक्षा और इकोनॉमी दोनों के मद्देनजर देखते हुए
कहा यह जाता है कि बहुत एक लंबा प्रोसेस है, बड़ा थकाऊ प्रोसेस है, जिसमें कई बार फाइल्स उलझ कर रह जाती हैं। ये क्लियरेंस क्यों नहीं मिलती? और तीसरा, जो एयरक्राफ्ट हम बनाना चाहते हैं उसमें भी क्या फाइल वाइल मूव हो चुकी हैं, अप्रूवल्स मिल चुके हैं, या उनके अप्रूवल्स पे ही अभी काम नहीं हुआ है? देखिए, ये एक सतत प्रयास है और ये एक दो दिनों का मामला नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये 61 से लेके अभी तक की कहानी कह रहा था मैं, तो ये एक लंबा प्रोसेस था जिसमें जिस सिचुएशन के हिसाब से जैसा देश काल और इंटरनेशनल सिचुएशंस बनती है, जैसा दबाव बनता है, जैसे फ्रेंडली कंट्रीज के बिहेवियर होते हैं, तकनीकी का विकास होता है, तकनीकी कायम होती है हमारे कंट्री में, जो स्वनिर्मित या जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना कदम थ्रस्ट जो मिलता है, ये सब मिला के हमारे, और फंडिंग, इस सब को मिला के अगर हम देखें, बैलेंसिंग ऑफ एक्ट बिटवीन आर्म फोर्सेज, जैसे आर्मी की रिक्वायरमेंट, नेवी की रिक्वायरमेंट, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट, थ्रेट परसेप्शन क्या है, किस जगह फंडिंग ज़्यादा चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज से कहाँ डाइवर्जन किया जाए, ये बातें हमारी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की कमेटी है, अभी तो सीडीएस भी आया है और सीडीएस इसको डिसाइड करती है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसके ऊपर पहल करती है, और बैलेंस रखने के बाद जो सही निर्णय लिया जाता है उस हिसाब से फंडिंग होती है। तो एक रिसोर्सेज मीन है हमारे पास और हम चाहेंगे कि हम देश को सुरक्षित भी रखें। तो इतिहास गवाह है कि जब देश सुरक्षित नहीं रहता तो आक्रमण हुए हैं और हमें शांति का देश कहा जाता है। हम कई बार झेल चुके हैं इस चीज़ों को। अगर हम प्रभाव और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मैं कहना चाहूँगा, न्यूनतम प्रभाव जरूरी है रखना, न्यूनतम प्रभावी हम रख पाएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी तो साथ साथ डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। आईएनएस विशाल के ऊपर बात चल रही है, पाइपलाइन में तो बहुत दिनों से ये बातें हैं, पर इसके ऊपर फंडिंग का प्रॉब्लम जब आ रहा है, तो जब ये बैलेंसिंग बात मैंने की, जो सही निर्णय होगा ये तो करेक्ट लेवल पे ही बात कही जा सकती है, और क्या सिचुएशन अभी बन रहा है, फंडिंग होगी कि नहीं, ये बात हमें थोड़ी पेशेंस के साथ समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। और क्योंकि देखिए, हाँ जी बोलिए सर। ये जो हमारे जो फोर्सेज हैं, तो आर्मी एयरफोर्स के साथ साथ में नेवी की भी बात करूं तो देखिए, अभी तक चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट के दम पे अपने को चारों तरफ प्रभाव दिखा रहा था, अपना प्रभाव, और अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जा रहा है। क्योंकि ये विस्तारवाद नीति में कैरियर का रोल बनता है, सी कंट्रोल में रोल बनता है, आप दूर तक अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, दूर तक प्रभाव डाल सकते हैं। तो वो अपनी तीसरे कैरियर, जैसे आपने बताया, तीसरी कैरियर पे भी लगा हुआ है, जहां पर कि बहुत ही बड़ा 80,000 का बड़ा कैरियर बना रहा है वो। तो उसकी जो नीति है थोड़ी चेंज हुई है। भारत की नीति में विस्तारवादी नीति कभी रही नहीं, और हम अपने एरिया को डिफेंसिव पोस्चर में रख के एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस रखना चाहते हैं। हमने न्यूक्लियर फोर्सेस को भी ये नहीं कहा कि हम फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे, लेकिन किसी ने स्ट्राइक किया तो हम पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो इस हिसाब से आप देखें, पॉलिसी देखें, हमारी पूरी इतिहास देखें और हमारी सूझ समझ देखें भारत की, तो भारत की नीति के हिसाब से हम पोस्चरिंग ऑफेंसिव नहीं करना चाहते, विस्तारवादी नहीं करना चाहते, गलत संदेश नहीं देना चाहते किसी को भी। हम सिर्फ वही रखना चाहते हैं जो हमारी निश्चित और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की जरूरत है, और इसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से। और जब आपने बिल्कुल सही कहा, ये हालांकि बड़े जटिल मुद्दे होते हैं पॉलिसी लेवल पर, इस तरह की स्वीकृतियां, इस तरह के जो मंजूरियां मिलनी होती हैं, उसका एक पूरा का पूरा प्रक्रिया होता है, और उस प्रक्रिया में भारत सरकार के इंटरनल फैसले तो होते हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि पोस्चरिंग किस तरह की हो रही है। क्या आप एग्रेसिव पोस्चरिंग करना चाहते हैं या एक शांति प्रिय देश की तरह अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें तमाम पहलुओं को रखा जाता है। बहरहाल, इस तरह के और शिप्स बनने चाहिए और एयरक्राफ्ट कैरियर बनने चाहिए, क्योंकि डिफरेंस बहुत है। सबसे ज़्यादा यूएस के पास है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके पास 11 हैं और हमारे पास 2 है, तो डिफरेंस काफ़ी है। हालांकि ये डिफरेंस बाकी देशों से भी है। चाइना के पास, जैसे कि हमने कहा कि वहाँ भी 2+1 है, फ्रांस में 1 ही है, इटली के पास भी 2 हैं, यूके के पास भी 2 ही हैं। तो लेकिन हमें धीरे धीरे बढ़ाना होगा। और एक और बात, आईएनएस विक्रांत की एक बहुत ही शानदार बात, इंडिजिनियसली मेड है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। और एक जो फैक्ट जो सर ने भी शुरुआत में कहा, 100 से ज़्यादा MSMEs, जो छोटे लघु उद्योग हैं हमारे,
उन्होंने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2-2,500 लोग, हमें बताया गया वहां पर कि 2-2,500 लोग रोज आकर वहां पर काम करते थे, तो जॉब जनरेशन भी हुआ है। 15-20 हज़ार से ज़्यादा का शायद हुआ होगा। तो जॉब जनरेशन के हिसाब से भी देखें, सुरक्षा के लिहाज से देखें, हर मामले में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का है और भारत इसी तरह से निरंतर प्रगति करता रहे, इसी उम्मीद के साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। महंगे उपहार लेकर दवा लिखने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ जी बिजनेस लगातार आवाज उठाता रहा है और इसी का असर है कि अब सरकार का ध्यान भी इस तरफ गया है। सरकार जल्द ही डॉक्टर्स के लिए गिफ्ट की परिभाषा तय कर सकती है, यानी कि सरकार बताएगी कि डॉक्टर्स कौन से गिफ्ट ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार डॉक्टर्स को पेन, बैग जैसे सस्ते उपहार लेने की इजाजत तो दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार डॉक्टर्स की फॉरेन वेकेशन, महंगी घड़ी समेत अन्य महंगे उपहारों को लेने से रोक सकती है। डॉक्टर्स को दिए जाने वाले उपहार को लेकर तब बहस शुरू हुई जब पैरासिटामोल दवा डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स पर डॉक्टर्स को फ्री गिफ्ट देने का आरोप लगा। डॉक्टर्स को गिफ्ट जो दिया जाता था और डॉक्टर्स की ओर से गिफ्ट लेने पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में ड्रग फॉर्मुलेशन और दवाओं की कीमतों पर कंट्रोल को लेकर सवाल उठे। याचिका में डॉक्टर्स को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा गया। याचिका में कहा गया कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूनिफॉर्म कोड बनाए जाने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता के वकील संजय पारिक ने कहा कि कोड न होने के चलते डॉक्टर्स महंगे गिफ्ट के लालच में महंगी दवाइयां लिखने लगते हैं। डॉक्टर्स पर आरोप लगे हैं कि कई बार वो मरीजों को वो भी दवा लिख देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। याचिका में यह भी कहा गया है कि डॉक्टर कई बार महंगी दवाई लिखते हैं क्योंकि उन्हें फार्मा कंपनियों की तरफ से फ्री गिफ्ट्स मिले होते हैं और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिसे तुरंत एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। इस पर करते हैं चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन स्वास्थ्य अभियान के नेशनल कन्वीनर डॉक्टर अभय शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। अभी तो सर ये सूत्रों के हवाले से ही है कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है, पर सवाल यही उठता है सर, आप कैसे तय करेंगे कि कौन डॉक्टर क्या गिफ्ट ले रहा है, कितने गिफ्ट ले रहा है, किस डॉक्टर को क्या गिफ्ट लेना है, क्या नहीं लेना है? ये बड़ा जटिल प्रक्रिया है, होना बहुत जरूरी चाहिए ये, लेकिन करेगी कैसे सरकार? सही बात है, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दिया है आज के शो में और मुझे लगता है कि ये हमारे जितने दर्शक हैं उनको पता होना चाहिए कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो डॉक्टर्स को अलग अलग प्रकार के, उसको गिफ्ट कहना तो बहुत ही माइल्ड टर्म है उनको बहुत बड़े स्तर पे जो प्रभावित करते हैं अलग अलग प्रकार के इंड्यूसमेंट्स दे करके, ये एक कम से कम पिछले 10 साल से ये मुद्दा एक अलग अलग स्तरों पर सरकार के सामने उठाया गया। बहुत सारे ये प्रयासों के बाद 2015 से सरकार ने ये एक डिक्लेयर किया है कि यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इसको लागू करना है, लेकिन वो वॉलंटरी होगा। ये इसको 7 साल से ऊपर हो गए, ऑलमोस्ट 7.5 साल हो गए। तो कोड तैयार किया गया लेकिन उसको वॉलंटरी छोड़ दिया गया अच्छा। अभी आप ये बताइए कि जो बिजनेस में पूरी तरीके से एग्रेसिव प्रमोशन में लगे हुए फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जिनका साल का सेल्स और मार्केटिंग का जो बजट है वो हजारों करोड़ रुपए में होता है, उसके ऊपर एक आपने देखा होगा सिर्फ डोलो के केस में, डोलो 650 के केस में 1000 करोड़ रुपए एक कंपनी का सिर्फ अगर ये निकल के आ रहा है मार्केटिंग का पूरा उनका जो बजट है, तो कितने बड़े स्तर पे ये चल रहा है। इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। और पिछले 7-8 साल के बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि कुछ गिफ्ट्स अलाउ किए जाएंगे और कुछ गिफ्ट्स नहीं अलाउ किए जाएंगे। एक्चुअली किसी भी प्रकार के गिफ्ट देने की जरूरत क्या है? डॉक्टर्स जो है डॉक्टर्स को आप जानकारी दीजिए, उसके लिए कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। मैं भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर रहा हूं, बहुत सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी आपको बताएंगे। हमारा अलायंस ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केयर का भी ग्रुप है। डॉक्टर्स डू नॉट नीड एनी गिफ्ट्स, दे एट द मोस्ट नीड सम अपडेटेड इंफॉर्मेशन
उसके लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर के उनको कुछ लीफलेट या पैम्फलेट देना। बट सर इसमें एक बड़ी महीन रेखा है। इसमें मेरी भी कई बार बातचीत हुई और मैंने भी कई फोरम पे इसको डिस्कस भी किया, कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। इनफैक्ट पिछली बार हमारे शो पर ही एक डॉक्टर साहब आए थे, उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स को ब्रांड लिखने चाहिए। डॉक्टर्स अगर महंगे ब्रांड नहीं लिखेंगे, अगर वो जेनरिक दवाइयां लिखेंगे तो जेनरिक में तो कोई भी एंटर कर जाएगा, फिर लोगों को सस्ती दवाइयां मिलेंगी, फिर लोगों को क्वालिटी वाली, जो सही क्वालिटी वाली दवाएं जो नहीं हैं वो मिल जाएंगी। तो डॉक्टर को जरूरी है कि वो अच्छे ब्रांड्स लिखे, बड़ी कंपनियों के नाम लिखे। तो मैं थोड़ा सा हो गया कि इसका जवाब कैसे दें, तो क्या करें, इसका जवाब क्या है? देखिए, मैं उन डॉक्टर साहब से सहमत नहीं हूँ। हाँ। उसका कारण, उसके दो कारण। पहला मुद्दा यह है कि जितनी बड़ी दवा कंपनियों के बारे में आप जानते हैं ना, इन सब की जेनरिक लाइन भी है। सेम कंपनीज आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग जेनरिक मेडिसिन व्हिच आर सोल्ड एट अ लोअर प्राइस टू हॉस्पिटल्स। ओह हाँ। हाँ, अच्छा, सेम कंपनी की? सेम कंपनी की बहुत सारी इनमें से जो कंपनियां हैं उनकी जेनरिक लाइन है। हाँ, उसका अलग पूरा प्राइसिंग होता है, उसका अलग पूरा मार्केटिंग होता है। वहां पे ब्रांड नहीं होता है, वहां पे जेनरिक के नाम से ऑफ कोर्स कंपनी का नाम छपा होता है, लेकिन वो पैरासिटामोल या एमोक्सिसिलिन या सैल्ब्यूटामोल, मतलब उस जो दवा का नाम है वही उसमें प्रधान रूप से रहता है। हाँ। और उनकी प्राइसेस आधे से भी कम होती है। हाँ, मतलब सिर्फ आप मैन्युफैक्चरर के रूप में आप अपना नाम डाल देते हैं। हाँ, और बस क्वालिटी सेम रहती है। प्रोमिनेंटली दवा का नाम होगा, सॉल्ट का नाम होगा, कंपनी का नाम नहीं होगा। हाँ, कंपनी का नाम होगा, लेकिन ब्रांड मैन्युफैक्चरर के रूप में। हाँ, मैन्युफैक्चरर के रूप में, लेकिन ब्रांड नेम नहीं होता है। तो अगर आपको, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आपको कुछ ये है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रेफर करते हैं, तो बिना ब्रांड के भी आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट को ये चॉइस होनी चाहिए कि वो दवा, मेन चीज है एक्चुअल जो उसका फार्मास्यूटिकल जो कंटेंट है वो होना चाहिए। तो जेनरिक कंपनियां, जेनरिक तौर पे भी बहुत सारी कंपनियां तो उसी क्वालिटी की दवाइयां बनाती हैं। जेनरिक दवाइयां खराब होती हैं, ये धारणा गलत है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब जेनरिक दवाइयों के जब नॉर्म बन जाएंगी तो सरकार उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल कर सकती है, करना चाहिए। वो भी एक बिल्कुल फीजिबल चीज है कि आप अगर जेनरिक नाम से दवाई बेच रहे हैं तो उसके मार्केट में सैंपल्स जो है लेकर के बीच बीच में जांच की जा सकती है। अगर मान लीजिए 100 में से कोई 5 कंपनियां उन्होंने लो क्वालिटी का जेनरिक किया है तो उन कंपनियों को आप बैन कर दीजिए, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करिए। सो ऑल कंपनीज विल बी फोर्स्ड टू प्रोड्यूस क्वालिटी जेनरिक्स, which is already the situation. 90% of generics are of good quality. मान लीजिए 5% अगर नहीं भी है तो उसको आप क्वालिटी कंट्रोल को इंप्लीमेंट करिए, खत्म हो गया। ओके, पेशेंट को क्वालिटी दवाई आधे से 1/4 कीमत में मिल सकती है। ऑल राइट सर। अब यही एक सवाल मेरा है कि हमने सुनी है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अवधारणा, हमने बचपन से सुनी कि साहब एमआर है। अब एमआर जो है वो मार्केट में केमिस्ट की शॉप में कम, डॉक्टर्स के केबिन में ज्यादा नजर आते थे। पेशेंट्स का नंबर आए ना आए, वो एमआर जो है, एमआर भाई साहब बगल में हमेशा बैठे रहते थे और वो अपना खुसुर फुसुर करके डॉक्टर को कुछ कहते रहते थे, और ये डॉक्टर भी उनकी बात आधा सुन के आधा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद उनका काम खत्म एंड कुछ सैंपल दवाइयां उनको दे दी जाती थी। वो सैंपल की भी कहानी अलग है, उसका भी एक अलग कारोबार चलता था। अब उसके बाद अगला जो पेशेंट आएगा, ये सिर्फ मैं एक विचार आपके सामने रख रहा हूं कि अगला जो पेशेंट आएगा, अब डॉक्टर ने वो दवाई रिकमेंड कर दी, सरकारी जो डॉक्टर्स होते थे वो भी जेनरिक दवाइयां छोड़कर इस तरह की ब्रांडेड दवाइयां। तो ये तो सर हमने सबने सामने देखा है, ये आज क्यों बहस हो रही है? और जब हम सब जानते हैं, इस देश के नीति नियंता, नीति निर्धारक जानते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस में आके, या जो भी आप गिफ्ट कहें, जो भी कहें आप उसका नाम दें, वो ब्रांड्स की दवाइयों के नाम लिखते हैं, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद आज तक कोई कानून नियम क्यों नहीं बन पाया सर? देखिए, फ्रैंकली पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा है। ये समस्या कुछ दशकों पुरानी है, ये कोई नई समस्या नहीं है। हमने 2016 में मेरे कोलीग डॉक्टर अरुण गद्रे और मैंने एक किताब लिखी थी, डिसेंटिंग डायग्नोसिस,
जिसमें हमने पूरे देश भर के 78 जो विसल ब्लोअर डॉक्टर्स थे उनके इंटरव्यूज लिए थे, और उन लगभग सबने ये बात बताई थी कि किस तरीके से दवा कंपनियां और डॉक्टर के कंधे पे बैठकर और डॉक्टर के हाथ से अपने ब्रांड की दवाइयां लिखवाते हैं। ये वेल नोन है। 2019 में हमने एक स्टडी किया था साथी के तौर पे, जिसमें हमने देश भर के 50 जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाले सीनियर लोग हैं उनके इंटरव्यूज लिए थे, जिसमें से 36 MR थे खुद। उन्होंने हमें बताया डिटेल में कि किस तरीके से ये सारा इन्फ्लुएंसिंग का काम चलता है। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई और धंधा नहीं है जहां पे जो वस्तु को खरीद रहा है वो ये नहीं तय करता कि उसे कौन सी वस्तु खरीदनी है, कोई और तय करता है। आप दुकान में जाते हैं तो आप तय करते हैं कि आपको किस कंपनी का मोबाइल फोन खरीदना है, किस कंपनी का साबुन खरीदना है, ये आप तय करते हैं। सिर्फ दवा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि आपको खरीदनी है दवाई, लेकिन डॉक्टर तय कर रहे हैं कि आपको कौन से ब्रांड की दवाई खरीदनी। और कमाल की बात यह है सर, दवा के प्रति हमारे मन में ये ऐसी एक धारणा है कि जो डॉक्टर साहब ने लिख दी वही चाहिए साहब। अगर आपको कई बार केमिस्ट भी, अब वहां खेल तो वहां भी हो रहा है ना, केमिस्ट की दुकान में भी खेल हो रहा है। अब उनको मालूम है कि डॉक्टर साहब से तो ये फलाना कंपनी के MR मिल गए, लेकिन उनको भी तो एक MR मिल के गए हैं दूसरी कंपनी के जो उनको ज्यादा मार्जिन दे रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब की प्रिस्क्राइब की हुई ब्रांड की दवा नहीं देते हैं केमिस्ट साहब, और कहते हैं साहब इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्ट है मेरे पास, सेम है, बस कंपनी अलग है, ले लीजिए, सस्ती भी मिलेगी। अब यहां पर जो मरीज है या उसका परिजन है वो डर जाता है, वो कहता है नहीं इसके पास नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने तो ये लिख दिया, उसको नहीं मालूम है जेनरिक क्या होता है, ब्रांडेड क्या होता है, उसको नहीं मालूम। उसको ये मालूम है डॉक्टर साहब के हाथ से जो लिखा गया है मेरे को वही ढूंढना है, चाहे मेरे को इस केमिस्ट पे नहीं मिला मैं दूसरे शहर में जाके मंगाऊं, मंगानी वही है। तो ये इतना ज्यादा हमारे जहन में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती हैं, और अगर आप उनकी सोच से खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर तो ये एथिकल नहीं है सर। कभी डॉक्टर्स आप बेहतर बता पाएंगे, आपस में बातचीत करते हैं इस बारे में सर? अभी ये बड़े मतलब क्या कहना चाहिए, डॉक्टर भी सब एक जैसे नहीं है। हाँ, जैसे पत्रकार सब एक जैसे नहीं है, जो आप जानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सभी प्रकार के डॉक्टर्स हैं, और हमने अपने स्टडी में एक्चुअली ये देखने की कोशिश की कि कितने % डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि गिफ्ट्स नहीं लेते हैं और किसी भी प्रकार के, और जो फुल्ली एथिकली प्रिस्क्राइब करते हैं। और हमारा जो आंकड़ा है वो 10 से 20% का निकला। तो 10 से 20% डॉक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो कि गिफ्ट्स नहीं लेते हैं, या गिफ्ट शायद थोड़े बहुत लेते होंगे लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। इसलिए जो आप पूछ रहे हैं डॉक्टर्स आपस में क्या चर्चा करते हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि अभी जो गिफ्ट्स का तरीका है वो बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच गया है। अच्छा, उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, गोल्ड कॉइन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स, कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, कैश कार्ड्स, प्लैटिनम कार्ड किस डॉक्टर को देना है, गोल्ड कार्ड किस डॉक्टर को देना है, जो जितनी ज्यादा दवाई लिखेगा हमारे कंपनी के उसको इस प्रकार का कार्ड दिया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली इसके आगे भी कुछ चीजें जिसका शायद इस शो पे चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि इंसान को प्रभावित करने के लगभग जितने तरीके हो सकते हैं उनमें से बहुत सारे तरीके ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए ये गिफ्ट्स का पूरा जो कारोबार है इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत सामान्य मरीज वो अंत में भोगते हैं। ये हमारी जेब से, हमारी आपकी जेब से जाता है। वो जो एक्स्ट्रा जो गिफ्ट का पैसा है ना, वो हम और आप महंगी दवाएं खरीदते समय हमको उसको। और मैं सर अपने शो में बार बार ये एक बात कहता हूं कि हम अभी अभी मिडिल क्लास हुए हैं। 2047 तक भी जो प्रेडिक्शंस हैं, इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस, उसमें भी यही है कि 2047 यानी कि जब हम 100 साल मना रहे होंगे अपनी आज़ादी के, उस समय भी हम अपर मिडिल क्लास होंगे, मिडिल क्लास लगा रहेगा हमारा। अच्छा, ये अपर मिडिल क्लास या पुअर की जो श्रेणी है ना, सिर्फ एक बीमारी दूर है सर, एक बीमारी हुई नहीं कि आप जो बड़ी मुश्किल से मिडिल क्लास बने हैं आप तुरंत गरीबी की श्रेणी में चले जाएंगे, और जो गरीब है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में चला जाएगा, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी है उसके पास तो सर ये संसार छोड़ने के अलावा कोई और चारा है नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई परिवार टूट जाते हैं सिर्फ एक बीमारी के कारण। और ऐसे में अगर डॉक्टर ब्रांडेड दवा लिख रहा है, सोच रहा है 10-20 रुपए शायद महंगी हो या 100 रुपए महंगी हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं सर, दवाइयाँ इस देश पर, एक परिवार पर कितना बोझ डालती हैं। आंकड़े उठाकर देखिए, हमने अपने कई शोज में वो आंकड़े दिए हैं कि बर्डन कितना है पर फैमिली, पर कैपिटा कितना बर्डन है। डिजीजेस का बर्डन अलग है, उसके बाद दवाइयों का बर्डन अलग है। तो प्लीज, आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ, इनफैक्ट मैं जितने डॉक्टर्स को जानता हूँ उसमें से मैक्सिमम लोग बहुत एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं,
और मैं नहीं मानता कि वो लालच में आकर सिर्फ गिफ्ट्स लेकर लोगों की सेहत से या उनकी जेब से खिलवाड़ करेंगे। कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के मामलों में लिप्त हैं और उन्हीं के लिए अब सरकार सख्त हो रही है। जो डॉक्टर वाकई में धरती में भगवान का रूप है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और उनके लिए हम भी खड़े हैं, पूरा समाज भी खड़ा है। लेकिन जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां को हिट करना बहुत आवश्यक है। सरकार इस ओर कदम उठा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि हमारी चर्चा में कोई सार नहीं निकला है। बड़ा जटिल मुद्दा है, क्योंकि ये कैसे करेगी सरकार। लेकिन मैं अंत में 3 चीजें कहूंगा। हाँ, 3 चीजें एक साथ करने की जरूरत है। हाँ। ये लंबी बीमारी है, इसका इलाज भी जो है ना वो गहराई से करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 1, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, यूसीपीएमपी, इसको लीगली बाइंडिंग बनाना चाहिए। ओके। ये वॉलंटरी छोड़ने से नहीं चलेगा। जो 2015 का कोड है उसमें कुछ सुधार करके, और इट हैज टू बी लीगली बाइंडिंग। तो फिर क्या होगा, ये गिफ्ट्स लेने देने का जो पूरा कारोबार है ये बंद हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सारी की सारी जो दवाइयां हैं उनको ड्रग प्राइस कंट्रोल के तहत लाना चाहिए। ठीक। आज 80% दवाइयां ड्रग प्राइस कंट्रोल के बाहर, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये सब कंफ्यूजन रहता है। तो आप 500 मिलीग्राम का पैरासीटामोल ड्रग प्राइस कंट्रोल में है, 650 मिलीग्राम का है, उसका ड्रग प्राइस कंट्रोल का अलग ही मामला है। तो ऐसे ये सब लूज छोड़ने से नहीं चलेगा। ऑल मेडिसिन दे आर एसेंशियल लाइफ सेविंग कमोडिटीज, दे हैव टू बी ब्रॉट अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल। ये दूसरी चीज करने की जरूरत है। और तीसरा है कि इरेशनल कॉम्बिनेशंस, अननेसेसरी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस और बहुत सारी जिनको हम अवैज्ञानिक दवाइयां बोल सकते हैं, वो भी मार्केट में घूम रही हैं और कई बार वो सबसे महंगी होती हैं और उसके लिए सबसे ज्यादा गिफ्ट दिए जाते हैं और उनका प्रिस्क्राइबिंग भी ज्यादा होता है। बिल्कुल। और ये हमने कोविड के दौरान देखा भी कि बहुत सारा इरेशनल ट्रीटमेंट भी हुआ। ऐसा एस्टिमेट है कि 200 मिलियन लोग, यानी कि 20 करोड़ लोग इस देश में कोविड के दौरान जो उनके पैसे खर्च हुए इलाज के ऊपर, उसकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए या बहुत बड़ी स्तर पे उनका नुकसान हुआ। तो ये 3 चीजें करने की जरूरत है एक साथ। अगर ये किया जाता है तो ये 2015 से अभी तक 7-7.5 साल में जो काम नहीं किया सरकार ने, जो करना चाहिए था, उसको तुरंत सारे गिफ्ट्स को हमने तो सर किया जाए। और हमने तो कहा था इस शब्द को और प्रचलित किया जाए। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से करप्शन पर बात की थी, स्वीकारोक्ति थी उनकी कि अभी करप्शन से वो भी परेशान हैं अभी। हमने यही कहा था सर, इसको वृहद रूप में प्रिस्क्रिप्शन करप्शन के रूप में लिया जाए। और जिस दिन ये प्रिस्क्रिप्शन करप्शन पर आपने कुठाराघात कर लिया, इसको पकड़ लिया, तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं। न सिर्फ दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, बल्कि अवैज्ञानिक रूप से अनाप शनाप टेस्ट भी कह दिए जाते हैं। और क्योंकि डॉक्टर का लिखा हुआ, भगवान का लिखा हुआ इस देश में लोग मानते हैं, इस देश में क्या किसी भी देश में आप चले जाएं, तो वो टेस्ट कराने अनिवार्य हो जाते हैं, वो दवाइयां लेनी अनिवार्य हो जाती हैं। लेकिन उसकी वजह से जो उसकी माली हालत, वित्तीय हालत, पारिवारिक हालत, मानसिक हालत पर जो असर पड़ता है, उसका पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए सरकार को तुरंत इंटरवीन करके प्रिस्क्रिप्शन करप्शन बंद करना चाहिए हर हाल में। उसके लिए क्या क्या तरीके हैं डॉक्टर साहब ने आप बताए, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत सारी चीज़ों पर मुझे भी नई नई जानकारियां हासिल हुई। आई एम श्योर दर्शकों को भी बहुत नई जानकारियां हासिल हुई होंगी। शुक्रिया अभय शुक्ला सर, आपने वक्त निकाला। आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में आपकी ईवी कार या ईवी व्हीकल या ईवी बाइक कैसे और ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया 360। नई कार। तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा एगो ऐप से, नहीं? आपको नहीं तो कोई बात नहीं मूर्ति, गलतियां होती रहती हैं, कोई जरूरत नहीं है चेक करने। नहीं मूर्ति, कोई फायदा नहीं, मैं बोल रहा हूं मूर्ति, कोई जरूरत नहीं। नई कार खरीदने से पहले एगो इंश्योरेंस कंपनी चेक करे और 50,000 तक बचाए। It's another 6। रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर वो की मैं।
आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दंतकांति सेंसिटिव दांतों व मसूड़ों की मजबूती व सेंसिटिविटी का इंस्टेंट सॉल्यूशन और दंतकांति नेचुरल व दंतकांति एडवांस है पायरिया पीलापन, कैविटी व जम से लड़ने का ब्रह्मास्त्र। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे। सरकार ने इस सेक्टर में सेफ्टी नियमों को सख्त करने का मन बना लिया है और इसके लिए अब ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अमेंडेड ये गाइडलाइंस हैं। इस पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और पब्लिक की राय मांगी है। सरकार ने पिछले दिनों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लगने की घटनाओं के बाद से एक कमेटी बनाई थी। अब इस कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उन्हीं को अमेंडमेंट के रूप में सामने रखा गया है और सरकार 1 अक्टूबर से इन गाइडलाइंस को लागू करने का इरादा रखती है। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच ईवी एक अच्छे विकल्प के तौर पर उभरकर सामने आया। इलेक्ट्रिक वाहनों की जमकर बिक्री भी हुई, लेकिन कुछ गाड़ियां खासकर टू व्हीलर्स में आग लगने की घटनाओं ने लोगों को डरा दिया। लोग इससे दूरी बनाने लगे। इस साल अप्रैल के बाद ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक और प्योर जैसे कंपनियों के कुछ टू व्हीलर्स में आग की घटनाओं ने सरकार को सचेत कर दिया। सरकार ने ईवी को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस कमेटी की सिफारिशों को ही सरकार 1 अक्टूबर से लागू करना चाहती है। इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी की गुणवत्ता, वायरिंग की क्वालिटी, ऑन बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का डिजाइन और इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट ही आग लगने की बड़ी वजह है। इन्हें सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए जाने की जरूरत है। परिवहन मंत्रालय ने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 29 अगस्त को AIS यानी वाहन उद्योग मानक 156 में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ L कैटेगरी के मोटर वाहनों के लिए अलग नियम होंगे। वहीं M और N कैटेगरी के मोटर वाहनों के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे, जिसे ईवी कंपनियों को मानना जरूरी होगा। L कैटेगरी में वे वाहन हैं जिनमें 4 से कम पहिए हैं, जबकि M कैटेगरी के वाहन वे हैं जिनमें कम से कम 4 पहिए होते हैं और जिनका इस्तेमाल यात्रियों के लिए किया जाता है। वहीं N कैटेगरी के वाहन वे हैं जिनमें कम से कम 4 पहिए होते हैं और जिनका उपयोग माल ढुलाई के अलावा व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए भी किया जाता है। ईवी की सेफ्टी को लेकर अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने कमेटी के सुझावों को 1 अक्टूबर से लागू करने का इरादा बना लिया है। इसके साथ ही ईवी की सेफ्टी को लेकर 24 सितंबर तक जनता से सुझाव मांगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी बिजनेस की लंबी मुहिम के बाद रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेंडिंग पर फाइनल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस में लोन देने वाली रेगुलेटेड एंटिटी NBFC की जिम्मेदारी तय की गई है और इसके साथ ही APR में चार्जेस में मेंटेनेंस के चार्जेस भी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही फाइनल गाइडलाइंस में ग्रीवांस रिडल्सल ऑफिसर की भी नियुक्ति जरूरी होगी और डिजिटल लेंडिंग के ये नए नियम मौजूदा ग्राहकों पर भी लागू होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर सिंघवी से खास बातचीत में RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि ग्लोबल मुकाबले में भारत में महंगाई कम है। गवर्नर को अगले साल जून तक महंगाई दर 5% रहने का भरोसा भी है। आइए सुनते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है इन्फ्लेशन। बताएं सर, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है? क्योंकि कहीं न कहीं अब जो संकेत इन्फ्लेशन के कम होने के, महंगाई के कम होने के आते दिख रहे हैं, क्या ये समझना ठीक है या जल्दबाजी है? इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है जी। एंड मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो सिचुएशन है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है। आप लेटेस्ट डेटा देखिए, कोई भी देश ले लीजिए, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या UK हो या जर्मनी हो, बहुत सारे देशों में अभी इन्फ्लेशन बहुत अधिक तरह चल रहा है। USA में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा था, इन्फ्लेशन हमारा ये असेसमेंट है एट द मोमेंट, जो असेसमेंट है, क्योंकि जो वर्ल्ड सिचुएशन है इन्फ्लेशन फ्रंट में वो जो उसको कहते हैं कि रोज़ वो बदलता जा रहा है जी। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी का जो असेसमेंट है हमारा 7.8% जो अप्रैल में आया था, वो
शायद हाईएस्ट था, सो पीक पहुंच गए थे हम। उसके बाद इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा और हमारा प्रोजेक्शन भी वही है। पिछले जो डाटा आया था वो 6.7 था और इस साल का हमारा जो हमने जो प्रोजेक्शन दिया है 6.7%। नहीं, मैं क्या कहना चाहता था कि इस साल का जो हमारा असेसमेंट है वो 6.7 रहेगा और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बीच बीच में, मतलब ये एक स्मूथ राइड इसको नहीं कह सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा बहुत बम्प भी आ सकता है, रोलर कोस्टर रहेगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे रहेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है और उसका कई कारण है, उसके कई कारण है। एक तो कारण है कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जो है अभी कम हो गए हैं। हमारा असेसमेंट पूरे साल के लिए है $105 पर बैरल, लेकिन अभी जो चल रहा है $94-95 के आसपास पर बैरल चल रहा है। कमोडिटी प्राइसेस में काफ़ी सॉफ्टनिंग आया है, फूड प्राइसेस में काफ़ी सॉफ्टनिंग आया है, लेकिन IMF का ये असेसमेंट है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इस साल बहुत अधिक रहेगा। एडवांस कंट्रीज़ के लिए उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है 6.6% और एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जिसमें इंडिया आता है, हमारे लिए वो उनका प्रोजेक्शन शायद 8.6 या 8.7 इसके आसपास कुछ है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन जो है भारत में पीक पहुंच गए हैं, वो हमारा करंट असेसमेंट है। आगे जाके ये कम होना चाहिए और अगले साल, अगले वित्त वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून, हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो मतलब 5% में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन वॉचफुल रहना चाहिए, किसी तरह की मतलब कॉम्प्लेसेंसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, किसी तरह की कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है। और जी बिजनेस की मुहिम हफ्ता वसूली को आरबीआई का साथ भी मिला है। आरबीआई ने इसको स्वीकार भी किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऑपरेशन हफ्ता वसूली के आधार पर ही उन्होंने नई गाइडलाइंस, नई पॉलिसी और कार्रवाई की है। आइए सुनते हैं। डिजिटल लैंडिंग ऐप पर बड़ा एक्शन आपने लिया है, उस पर गाइडलाइंस बनाई है। हमने जी बिजनेस पर 2 साल पहले 2 स्टिंग ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जब मॉरेटोरियम आपने लागू किया था तब ये छोटे लोन देने वाली कंपनियां काफ़ी परेशान कर रही थी लोगों को, और उसके बाद हमने चाइनीज़ कनेक्शन पर भी हमने काफ़ी एक्शन लिया। आरबीआई ने बड़ा काम किया है उस पर। ये बताएं सर, काफ़ी कुछ तो कंट्रोल में आ चुकी हैं ये चीज़ें, अभी भी थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, प्लस ये जो विदेशी कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं लैंडिंग ऐप्स पर, इस पर आरबीआई का क्या व्यू है और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमने तो डिजिटल लेंडिंग के बारे में हमने नए गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं और हमें सेटिस्फैक्शन है कि ऑल राउंड मतलब सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर के प्लेयर्स हैं वो मतलब बाय एंड लार्ज खुश हैं कि ठीक गाइडलाइंस ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अभी जो है ज़्यादा है, तो हमारा ये मानना है कि ये जो पॉलिसी है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, लेकिन सुपरविजन साइड में हम इसको सुपरवाइज करते रहेंगे और इसमें कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। और जो जहाँ पे कंप्लेंट आता है किसी तरह भी, वो देखिए कुछ इलीगल मेथड्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बहुत सारे, आपने पिछले बार भी कहा था हफ्ता वसूली के बाद, आप मेरे को याद है आपने पिछले बार भी ये सवाल पूछा था और उसके बेसिस में, उसके आधार पर हमने कई सारे स्टेप्स भी लिया था आरबीआई के तरफ से। तो कुछ सारे जहाँ पे इलीगल मेथड आता है या कोई अनरजिस्टर्ड या कोई इस टाइप का कुछ इंसिडेंट होता है, तुरंत जो है वो आरबीआई को कंप्लेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, लोकल पुलिस हो या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको भी कंप्लेंट करना चाहिए। ये तो सिर्फ झलक है आरबीआई गवर्नर की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 8:56 पर, आपसे कुछ देर बाद सिर्फ जी बिजनेस पर। और बाजार का भी अपडेट ले लेते हैं। आज क्या क्या हुआ। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी दिन था और बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज बाजार की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। कारोबार के दौरान खरीदारी लौटती भी दिखी। आज के कारोबार में एनर्जी, पीएससी, आईटी, फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जबकि एफएमसीजी में हल्की खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 37 अंक चढ़कर 58,803 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 3 अंक गिरकर 17,539 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 120 अंक उछलकर बंद हुआ। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें, लेकिन हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ZIndia360।
हम तक आप पहुंचना चाहें तो इस हैशटैग के जरिए हमें लिख भेजें। नमस्कार।